नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कानूनगो इंदौर से। जैसा कि आप जानते हैं, 21 मई ये वो तारीख है जिस दिन हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री शरद जोशी का जन्मदिन होता है। मैं उनसे जो संस्मरण जुड़ा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यह मेरा सौभाग्य रहा कि व्यंग्य शिरोमणि श्री शरद जोशी जी की रचनाओं को पढ़ने के अलावा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा के तुरंत बाद उनके साथ कुछ घंटे बिताने का अवसर मिला था। कहते हैं, सुख और खुशी के क्षण हमें ईश्वर से वरदान स्वरूप मिलते हैं, और उन्हीं क्षणों में वे क्षण जो हिंदी के समर्थ व्यंग्य लेखक के साथ बिताए गए हों और भी अविस्मरणीय हो जाते हैं। अपनी रचनाओं के जरिए तो वे हमें हंसाते ही थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भी उनकी बातचीत में कटाक्ष, हाजिर जवाबी और तात्कालिक विट के जरिए गुदगुदाने के साथ व्यंग्य के बीच उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाती थी। व्यक्तित्व की यही विशेषता संभवतः प्रतिदिन उनके लिए व्यंग्य लिखने का काम थोड़ा सुगम जरूर कर देती होगी। उनके लिखे पर कुछ आलोचनात्मक कहने से पहले मैं उनके साथ बिताए उन्हीं चंद घंटों के अपने उन खास अनुभव का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जो मुझे प्राप्त हुए। वो अवसर था मक्सी और शाहजहाँपुर में लायंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का, जिसके केंद्र में शरद जोशी थे। 28 जनवरी सन 1990 के दिन दोपहर से लेकर रात 2 बजे तक हम हंसते रहे, ठहाके लगाते रहे। पद्मश्री जैसे सम्मान के घोषणा के बाद भी शरद जी अपनी चिर परिचित चश्मे से झांकती शरारती आंखों के साथ सहजता से चुटकियां लेते रहे। पद्मश्री की घोषणा के बाद उनके सम्मान में बैंड बजाने का पहला मौका और स्थान मालवा के छोटे से कस्बे मक्सी को प्राप्त हुआ। लायंस क्लब के क्षेत्रीय अधिवेशन में अपना उद्बोधन करते हुए उन्होंने कहा, क्लब की मजबूरी रही है कि मुझे अधिवेशन का मुख्य अतिथि बनाया गया। अगर किसी सांसद को अतिथि बनाते तो राज्य सरकार के साथ अन्याय होता। अगर किसी राज्य स्तरीय नेता को अतिथि बनाते तो केंद्र के साथ अन्याय हो जाता। इसलिए इस संधि काल में साहित्यकार को, व्यंग्यकार को पकड़ लिया गया। दोस्तों, उस वक्त केंद्र में अलग सत्ता दल था और राज्य में दूसरा सत्ता दल था, राजनीतिक दल था। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि ऐसे ही संधि कालों में मैं अतिथि बनता रहा हूँ और बनता रहूँगा। बाद में तो शरद जी कोई 1.5 घंटे तक चोट करते रहे, हंसाते रहे। वन विभाग का एक अधिकारी उनसे मिला और अपना परिचय दिया तो वे तपाक से बोले, अच्छा तो आप हैं ऑफिसर विदाउट फॉरेस्ट। जब लायंस क्लब द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ा गया तो अपने उद्बोधन में शरद जी कहते हैं, कर्तव्य के बखान की यही रफ्तार रही तो थोड़े ही दिनों में कोई क्लब कहेगा कि उसने 5 लोगों को ठंडा पानी पिलाया। लेकिन इन क्लबों के माध्यम से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, यही क्या कम है। उन्होंने बल दिया कि अच्छे लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। अच्छे लोग मात्र पेड़ लगाते रहेंगे, रोटियां वितरित करते रहेंगे तो देश की बागडोर माफिया ग्रुप के हाथों में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का नागरिक समझदार हुआ है। वह अपने तरीके से पहचान लेता है कि कौन सही है, कौन ईमानदार है और कौन केवल सच का मुखौटा लगाए हुए है। शाम को शाहजहाँपुर में शरद जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। लगभग 30 वर्षों बाद शाहजहाँपुर, जो कि उनकी ससुराल भी थी, कई भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर गया। एक जगह वे रुककर कहते हैं, यहाँ एक पुल था, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ हमने कार रोकी थी, वगैरह वगैरह। अपने सम्मान के लिए धन्यवाद
देते हुए उन अपने चुटकी भरे भरे अंदाज में वे कहते हैं, 30 वर्ष पहले मैं शाजापुर से लड़की तो ले गया था, परंतु कुछ रस्में रह गई थी जो अब पूरी हो रही हैं। नारियल, कपड़े, माला और कुछ नकदी अब मुझे प्रदान किया जा रहा है। हाँ, पद्मश्री तो अब मिल रही है, लेकिन पद्म श्रीमती तो पहले ही मैं शाजापुर से हासिल कर चुका हूँ। इस पर एक उत्साही नागरिक ने बड़े जोश से माइक पर आकर कहा, श्री शरद जी ने आज से 30 बरस पहले एक मुसलमान लड़की से विवाह करके राष्ट्रीय एकता की मिसाल कायम की थी। इतना कहकर उन्होंने शरद जी को माला पहनाई। तब शरद जी ने बहुत ही सहजता से विवाह और राष्ट्रीय एकता वाली बात का खंडन करते हुए कहा, उन्होंने उस समय किसी राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखकर कोई निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने वही किया जो एक सामान्य युवा उस अवस्था में करता है। उनकी प्रेमिका उस वक्त चाहे सिंधी होती, क्रिश्चियन होती या उनकी अपनी जाति की ही क्यों न होती, तो भी वे वही करते जो उन्होंने किया। एक अपरिचित युवक मुझे जब एक गोपनीय पत्र बंद लिफाफे में उनके नाम दे गया, तो उसे लेते हुए उन्होंने टिप्पणी की, अच्छा, अभी तक शाजापुर में मेरे नाम गोपनीय पत्र लिखने की परंपरा कायम है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम लौट रहे थे, तो मैंने उन्हें शिकायत के लहजे में कहा, आपके प्रतिदिन लिखने से हमारी चौखट, ये चौखट एक कॉलम हुआ करता था व्यंग कॉलम नवभारत टाइम्स में, बंद हो गई है। वो कॉलम प्रतिदिन शुरू होने के बाद चौखट बंद कर दिया गया। अब हमें क्या करना चाहिए? आपके प्रतिदिन लिखने से हमारी चौखट बन गई, तो अब हम क्या करें? तब उन्होंने बड़ी गंभीरता से सलाह दी, आप लोग लिखें रज्जू बाबू को, राजेंद्र माथुर, आप लोग लिखें रज्जू माथुर को कि वे हर पृष्ठ पर एक व्यंग लेख छापने की परंपरा शुरू करें। बहरहाल हर पृष्ठ पर व्यंग प्रकाशन की परंपरा तो अखबारों में शुरू नहीं हो पाई, लेकिन दैनिक व्यंग कालमों का इन दिनों पाठकीय आवश्यकता की तरह हो गया है। अधिकांश पत्र पत्रिकाएं इसका निर्वाह भी करती दिखाई भी देती हैं। इनमें कितना व्यंग होता है, यह विचारणीय है। इसे समझने के लिए, परखने के लिए शरद जी के लिखे पर हमें लौटना होगा।